14 अगस्त 1947 का वह दिन भारत के इतिहास में आंसुओं से लिखा था, क्योंकि सदियों से आज़ादी की हवा में सांस लेने के सपने सजोने वाला अखंड भारतवर्ष आज़ादी की सुनहरी सुबह से ठीक एक दिन पहले दो टुकड़ों में विभाजित होने वाला था। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। रात को 12 बज रहे थे। जिस समय सारी दुनिया खर्राटों वाली नींद के साथ सो रही थी, उस समय भारत की आज़ादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हम कई शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी शासन से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के सुनहरे भविष्य के सुनहरे पल नज़र आ रहे थे, जिन्हें पिछले कई वर्षों से अंग्रेज़ों ने अपनी गुलामी से कैद कर रखा था। फिर कुछ ऐसा होता है जो आज तक सीने को दर्द से चीर देता है और आने वाली हजारों पीढ़ियों को ऐसे ही दर्द देता रहेगा। बंटवारे के उस काले अध्याय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की सुबह का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है नियति से मिलने का वादा या नियति से साक्षात्कार। आज़ाद भारतवर्ष के पहले भाषण के वे शब्द कुछ इस प्रकार थे। बहुत वर्ष हुए हमने भाग्य से एक सौदा किया था और अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ गया है। पूरी तौर पर या जितनी चाहिए थी उतनी तो नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक। जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वह काली रात खत्म हो जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की वह पहली सुबह हो जाती है। लेकिन यह सुबह इतनी आम सुबह नहीं थी। इस सुबह को इतना खास बनाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। लेकिन जितनी खुशी हमें उस खुली हवा में सांस लेने की हो रही थी, उससे कहीं बड़ा दुख हमारे देश के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। वह था भारत का दो हिस्सों में बंटवारा। यह बंटवारा कुछ ऐसा ही था जैसे किसी हंसते खेलते शरीर को दो भागों में बांट दिया गया हो। भारत व पाकिस्तान के बंटवारे की वह लकीर अखंड भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य की लकीर थी। साथ ही यह एक ऐसी लकीर थी जिसका परिणाम लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और लाखों लोगों को उनके अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया। जो देशवासी वर्षों से एक दूसरे के साथ रहकर अंग्रेजी ताकतों से लड़ रहे थे, वही देशवासी उस समय उस एक लकीर की वजह से एक दूसरे के जान के भूखे हो चुके थे। बंटवारे की उस लकीर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आज़ादी से ठीक 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त सन 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंच पाया। 42 हिंदू सिखों को ट्रेन में चढ़ते ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब भारत बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर और कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। इस ट्रेन को दिल्ली से शानदार विदाई दी गई, मगर जैसे ही यह ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो भारत की साइड पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक महिला और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर लाहौर व कराची पहुंचती है तो बदले के लिए चुना जाता है पाकिस्तान से अमृतसर जाने वाली पहली ट्रेन को। जब वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी इंसान जीवित नहीं बचा था। पूरी तरह से रक्त रंजित हुई यह ट्रेन यह बताने के लिए काफ़ी थी कि उन मासूमों की कितनी निर्मम हत्या की गई होगी। इन मासूमों के खून से रंगी यह ट्रेन बंटवारे के दर्द का एहसास कराने के लिए काफ़ी थी। लाशों से भरी उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था, उसे देखकर मानवता फिर से शर्मसार होने वाली थी। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लगे एक पर्चे पर लिखा था कि पाकिस्तान की तरफ से पटेल, नेहरू और समस्त हिंदुस्तान वासियों के लिए आज़ादी का यह तोहफा कबूल किया जाए। जिसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को मारा जाने लगा। लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। पाकिस्तान से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ा। भारत की तरफ से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। सरहदों को जोड़ने वाली, अपनों को अपनों से मिलाने वाली ट्रेनें इंसानियत को मिटाने वाली और अपनों को हमेशा के लिए अलग कर देने वाली ट्रेनों के रूप में परिवर्तित होकर रह गई थी।
भारत व पाकिस्तान के बीच बंटवारे का यह खेल खेला था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर जिन्ना राजनीति में ना होता तो शायद कोई समझौता हो जाता और अखंड भारतवर्ष का सपना साकार हो गया होता और आज का पाकिस्तान व बांग्लादेश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह पूरे भारत का तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान का जरूर बन सकता है। ज़मीन का बंटवारा, खजाने का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, खून पसीने से सींचकर बने खेतों का बंटवारा, दिलों का बंटवारा, लोगों के उन घरों का बंटवारा जो उनकी कई पीढ़ियों ने अपने सपनों से संजो रखे थे। एक व्यक्ति की सत्ता की भूख ने सब कुछ बांटकर अखंड भारतवर्ष के सीने को खून से तार तार कर दिया था। पैसों का बंटवारा कुछ इस प्रकार हुआ कि भारत के पूरे खजाने का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके अलावा भारत की चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत व 20% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। मेज, कुर्सियाँ, टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीज़ों को भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस बारे में भारत के नेताओं ने बड़ी ही दूरदर्शिता से फैसला लिया। उन्होंने भारत के गुप्तचर विभाग के साथ कोई समझौता नहीं किया और पूरा गुप्तचर विभाग भारत के हिस्से में आ गया। भारत के अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो क्या, एक स्याही तक पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। फिर बात आती है नोट छापने वाली मशीन की। उस समय भारत के पास नोट छापने की एक ही मशीन थी जो पाकिस्तान को नहीं दी गई, जिस पर काम चलाने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय रिजर्व बैंक को ही अपना केंद्रीय बैंक स्वीकार किया था। 15 अगस्त की आज़ादी के लिए 10 लाख व्यक्ति पंजाब और बंगाल में पाकिस्तान से जिंदा ही नहीं आ पाए। हिंदू सिखों की सामूहिक हत्याओं को आज सब भूल गए हैं। अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। लाशों से भरी एक गाड़ी लाहौर जाती, दूसरी लाशों से भरी गाड़ी भारत पहुंच जाती। गाड़ी पर लिखा होता प्रेजेंट फ्रॉम पाकिस्तान। हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच पाकिस्तान से सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। बहुतों को ट्रेन मिली, बहुतों को बस मिली। कहते हैं पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेन आई उसमें लाशें भरी हुई थी। पुरुष और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। विभाजन का यह काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरे पर विस्थापित हुए, भगाए हुए, मारे गए, भटक कर मौत को गले लगाने वाली मनुष्यता के खून के छींटों से भरा है। लाखों औरतों की अस्मत लूटी गई। कई नौजवान हिंदू औरतें पाकिस्तान में छूट गई। कई माता पिताओं ने अपनी जवान बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनको स्वयं मार दिया। माँ बाप ने अपने रोते बिलखते नवजात बच्चों को कुओं में फेंक दिया। लाखों करोड़ों की संख्या में बेबस भूखे प्यासे हिंदू सिखों के जत्थे भारत में पनाह गुजारों की तरह भारत पहुँचे। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों के मालिक भारत में भिखमंगों की तरह कलकत्ता, पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर मारे मारे फिरते नजर आए। शहर के शहर, गांव के गांव, बस्तियां की बस्तियां जला दी गई। कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यह नहीं कि सिर्फ हिंदू या सिख ही मर रहे थे, मुसलमानों की भी यही दशा थी। इंसानी काफिले भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत चले आ रहे थे। ऊपर से जुलाई अगस्त के महीने, बरसात ही बरसात, नदियाँ, दरिया, नाले बरसात में उफान पर। तब पुल या डैम कहाँ थे? कई जिंदगियाँ इन्हीं नदी नालों में बह गई। पशु और इंसान एक ही जगह मर रहे थे। बदबू से कहीं बुरा हाल था। इस आज़ादी में औरतें सबसे ज़्यादा शर्मसार हुई। रिश्तों को तार तार होते देखा। कोई अपना बेगाना नहीं था। हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हिंदू, सिख और मुसलमान 15 अगस्त की आज़ादी के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। उस समय के लोग आज भी उन दिनों को याद करते हैं तो ढाई मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों, यह खेल खेला था मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये दोनों भारत विभाजन के जिम्मेदार थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर कलकत्ता में हिंदुओं के खून की होली खेली। यह खेल आगामी 6 महीनों तक चलता रहा। रक्तपात होता रहा। पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई।
दोस्तों, अंग्रेज 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने इस हिंदू मुसलमानों की एकता को ख़त्म करने की योजना डिवाइड एंड रूल बनाकर अपनाई। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका वर्णन अमेरिकी लेखक स्टैनले बालफोर्ड की पुस्तक द लास्ट ईयर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की मानवीय बर्बरता और त्रासदी का पूरी तरह जिम्मेदार था। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन जून 1948 तय किया था, तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया? वह इस हिंसा का पूरी तरह जिम्मेदार था। उसने सारी प्लानिंग क्यों नहीं की? 15 अगस्त की इस विभीषिका का अगर कोई दूसरा अंग्रेज जिम्मेदार था तो वह था भारत पाकिस्तान की बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन रेडक्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमाएं तय करने का वह उत्तरदायी था। उसने अंतिम दिन तक भारत पाक की सीमाओं को गुप्त रखा। लोग भ्रमित रहे। अंतिम पल तक उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ जाएगा। कईयों को आखिर तक यह संदेशा आ रहा था कि 1-2 दिन की बात है, वे फिर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। इसी भूल में सब लुट गया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब के वर्तमान ज़िले गुरदासपुर और पठानकोट 3 दिन तक पाकिस्तान का हिस्सा बने रहे। भला हो जस्टिस मोहम्मद महाजन का, जिन्होंने अंतिम समय में दोनों सरहदी ज़िलों को भारत को सौंप दिया। आज़ादी यूं ही नहीं मिली, लाखों देशभक्तों ने इसके लिए बलिदान दिए। अंग्रेज़ों की यातनाएं सही, फांसी तक देशभक्त चढ़े। आज़ादी के साथ पाकिस्तान के अलावा जो भी दिया वह बहुमूल्य था, सुंदर और जरखेज था। उस खूबसूरत इलाके को पाकिस्तान बनाने पर गुस्सा आता है। बंटवारे का वह दर्द इतना गहरा था कि जब भी इस दास्तां को सुनता हूँ तो आंखों से खून भरे आंसू टपकने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और भारतवर्ष की ऐसी ही अनेक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।